जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उस चिंतन परंपरा में उसकी आगे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके विषय में कुछ चर्चा करें, कुछ बताएं हमने। देखिए, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उसके कुछ आधार हैं। किसी भी परंपरा का अगर परंपरा को प्रवाह मिले तो कोई एक स्ट्रक्चर होता, कोई संरचना होती है जी। जिसके आधार पर वो चलती है। अगर वो संरचना दिख रही है उसमें तो उसको उस परंपरा का हिस्सा माना जाता है, और अगर वो संरचना से बाहर है तो वो परंपरा नहीं आती है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय जो चिंता है, जो भारतीय, जिसको हम चित्त के नाम से भी जानते हैं, जिंदगी ने उसको चित्त ही लिखा है, जो चेतना है, जो आधारभूत संरचना है, जो ये तय करती है कि किन चीजों को स्वीकार करना है, किन चीजों को अस्वीकार करना है, वो चेतना, उसी को हम आधार भूमि कहते हैं। और उसी से ये निश्चय होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या होता है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उसकी कह सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर की बात करूंगा जिसको आप कह सकते हैं कि वो उसकी मूलभूत इकाइयां हैं। जैसे उसके चिंतन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो भाव को महत्व देता है, स्थूल को नहीं, वो भाव सूक्ष्म को महत्व देता है। उसके लिए स्थूल भौतिकता का मायने नहीं है, उस स्थूल भौतिकता की संरचना को खड़ी करने वाली जो उसकी सूक्ष्म संरचना है, जो उसके अंदर भाव है, वो उसके लिए महत्व रखता है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर मुझसे पूछा जाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल तत्व क्या है, मूल स्ट्रक्चर क्या है, किस आधार पर हम तय करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो उसका सूक्ष्म रूप है, जिसको भाव रूप के रूप में भी हम लोग समझते हैं। उसका थोड़ा सा विस्तार यदि करते हैं तो गुण रूप में आती है। जैसे हमारे यहाँ जो स्थूल भौतिकता है, उससे भारतीय ज्ञान परंपरा को या उससे ज्ञान परंपरा को या उससे ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे अंदर उसका गुण है, उसको महत्व देते हैं। तो इसका जो अगला स्तर है, कहें कि वो जो सूक्ष्म रूप है वो गुण है, हम गुण को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम स्थूल को महत्व देता है, वो भौतिकता को महत्व देता है, इसलिए वो मानता है कि भौतिक संरचनाएं खड़ी करना ही विकास है। हम सूक्ष्म को महत्व देते हैं, भाव को महत्व देते हैं, इसलिए हम जो भौतिक संरचनाएं हैं उसके विकास में विकास नहीं देखते हैं, हम गुणों में विकास देखते हैं। इसलिए शायद पश्चिम के लोग तकनीकी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो कि विध्वंसक। दूसरा एक और शब्दावली है जो हमारे यहाँ प्रयोग की जाती है कि हम ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। मैंने जो भाव कहा, जो सूक्ष्म रूप कहा, उसको आध्यात्मिकता के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है। ज्ञान तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं होगा जब तक उसमें आध्यात्मिकता का पुट नहीं होगा। आध्यात्मिकता की जो पहचान होती है, वो आध्यात्मिकता की पहचान या कहूं कि आध्यात्मिकता की शुरुआत ही होती है स्थूल के अंत से। जहां भौतिकता विहीनता होती है, वहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है। ये भौतिकता का आधार क्या है? कार्य कारण श्रृंखला। कार्य कारण से भौतिकता को समझने की कोशिश करते हैं।
इस कार्य कारण से हम आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते। तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके मूल में स्थूल के वनस्पति सूक्ष्म का महत्व है, भौतिकता भोग के वनस्पति भाव का महत्व है। इस भाव को एक और शब्द हमारे यहाँ चलता है और बहुत तगड़े प्रचलन में है, त्याग का महत्व। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसमें जितना त्याग होता है समाज उसको उतनी ही ऊंचाई देता है। आप देखें हमारे यहाँ संतों की पूरी परंपरा है, संतों की त्याग की परंपरा है और इसीलिए भारतीय समाज ने संतों को सबसे अधिक महत्व दिया। हमारे पूरे भारतीय समाज में स्थूल भौतिकता को याद करने की परंपरा ही नहीं है। कितने राजा हुए, कितने शक्तिशाली लोग हुए, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन आर्यभट्ट को याद करते हैं, वशिष्ठ को याद करते हैं, विश्वामित्र को याद करते हैं, परशुराम को याद करते हैं। पूरी की पूरी गुरु परंपरा चलती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो कर सकते हैं राज परंपरा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा उसका विस्तार करें तो हमारे यहाँ जो गोत्र परंपरा है ये गुरु परंपरा है। ये भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म को, भौतिकता और भोग के वनस्पति भाव को महत्व देते हैं। हम भौतिकता के वनस्पति आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो यदि इस मूल ढांचे पर चलने वाली जो भारत की परंपरा है उस पर यदि हम चलते हैं तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा आएगी। इसके आप कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे स्तर हैं, जिस स्तर से भारतीय ज्ञान परंपरा को आप समझ सकते हैं। जैसे शास्त्रों का कार्य तो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में, तो लोक साहित्य की उसकी भूमिका क्या है? लोक साहित्य की उसमें क्या भूमिका है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरह से संरक्षित करके और जीवन करके अभी तक रखे हुए हैं? देखिए, जब लोक परंपरा की बात करते हैं, लोक और शास्त्र का एक अलग विषय है। लोक में विस्तार है और लोक में विविधता भी है। उस विस्तार से तत्वों को लेकर के शास्त्र बनता है। एक प्रक्रिया है कि बहुत सारे विकल्पों में से एक का चयन करके और उसकी स्वीकृति के आधार पर शास्त्र बनता है, शास्त्रों का निर्माण हो जाता है। तो लोक और शास्त्र का जो रिश्ता है इसी को परिभाषित करने के लिए परंपरा खड़ी होती है। शास्त्र में जो चीजें लोक के देश और काल के अनुरूप नहीं होती हैं वो चीजें छूट जाती हैं और लोक की देश और काल की वो चीजें जो शास्त्र में नहीं है उनका प्रवेश होता है। यही छूटना और प्रवेश होना, यही तो परंपरा है। तो लोक और शास्त्र का जो संबंध है वो परंपरा के माध्यम से चलता है और लोक हमेशा कह सकते हैं शास्त्र को समृद्ध करता है। लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब देश और काल सापेक्ष चीजें। देश और काल में जैसे परिवर्तन होता है वैसे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसको बहुत सतही स्तर पर आप समझने की कोशिश करें तो आप भौगोलिक परिवर्तन से ही देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसा वातावरण रहता है वैसा भोजन हो जाता है, वैसा वस्त्र हो जाता है, वैसी उपज हो जाती है, तो वैसा भोजन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो इसलिए इसको अगर इसका आयाम विस्तृत है, लोक का आयाम विस्तृत है। लोक को अगर मैं कहूं तो लोक शास्त्र का संरक्षण होता है। लोक और शास्त्र में एक ही भेद कह सकते हैं आप कि शास्त्र लोक को जोड़ता है लेकिन लोक में शास्त्र का विस्तार होता है। लोक में स्थानीयता का विस्तार होता है। तो इसके कारण से लोक और शास्त्र को अलग अलग देखने से वैसे भी हमारी जो परंपरा रही है वो समग्रतावादी दृष्टि रही है।
हम खंड खंड में देखने के अभ्यासी नहीं रहे हैं। हम समग्र रूप से चीजों को देखते हैं और इसीलिए एक ही शरीर ऋतुओं के परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन, देश और काल के परिवर्तन से शरीर भी तमाम तरह के परिवर्तन को ग्रहण करता है और कुछ चीजों को छोड़ता है। ये कह सकते हैं, मैं इसको कहता हूं नैसर्गिक है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति ही पूरे इस विज्ञान को स्वीकार करती है कि जो समय देश और काल के अनुरूप है उसको ग्रहण करना, जो देश काल के अनुरूप नहीं उसको छोड़ना कुछ समय के लिए, कि जब तक पूर्ण न हो जाए। तो इसलिए लोक और शास्त्र में कोई भेद न करें। आप लोक को, इस भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि देखें, एक अपने पाणिनि पर एक विद्वान हुए हैं, ब्लूमफील्ड हुए हैं, लियोनार्डो ब्लूमफील्ड हुए हैं। ब्लूमफील्ड ने जब काम किया भाषा पे, तो उन्होंने एक बात कही है कि जो पाणिनि है वो मेधा के सर्वोच्च शिखर है और इनका जो व्याकरण है वो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो उसके नियम बनाए गए हैं, वो व्यवहार के धरातल पर परीक्षणोपरांत वो बने हैं। यानी जो व्यवहार में चल रहा है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उससे ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो चीजें आई हैं। यानी कह सकते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी को बनाने में लोक की बड़ी भूमिका है। तो जो हमारा शास्त्र निर्माण होता है उसमें लोक बड़ी भूमिका अदा करता है। लोक चूंकि तात्कालिकता को, देश काल को कह सकते हैं से उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक को हमने बहुत अधिक महत्व दिया है। ये कह सकते हैं कि लोक व्यवहार जब एक मानक प्राप्त कर लेता है तो शास्त्र सिद्धांत बन जाता, शास्त्र सिद्धांत बन जाता। अब ऐसा मानक का इसलिए नहीं कहते कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। मानक भी कोई ऐसा मतलब कर सकते हैं, एक जैसे वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के तहत एक आइडियल पोजीशन एक मान के हम चलते हैं। जब हम मानक कहते हैं तो जैसे लगता है कि उसको पहुंचे तो मानक है, सिर्फ अमानक है। ऐसा होता नहीं है। ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई भेद नहीं है, सब एक दूसरे के सहकारी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा सहजीवन, सहकारिता, परस्परावलंबन को महत्व देती है। तो इसलिए ये पश्चिम की दृष्टि है कि वो उसमें से जो मजबूत हो गया, जो व्यवस्थित हो गया, वो मानक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, वो शास्त्र हो गया, और जो छूटा हुआ है द्वयम दर्जे का है वो लोक है। ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा मानती है कि जो लोक है वो मूल है हमारा। हाँ, उसमें से हम कुछ चीजों को देश और काल के अनुसार स्वीकार करते हैं, कुछ चीजों को छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजों को छोड़ते हैं वो द्वयम दर्जे की है, उनका भी महत्व है। लेकिन जैसे आपका मौसम बदलने के साथ हमारा वस्त्र बदल जाता है, जगह बदलने के साथ भोजन बदल जाता है, तो ये चीजें इसलिए बदलती हैं, देश काल के अनुसार परिवर्तन होता है। कोई भी चीज, कोई भी, इसलिए भारतीय चिंतन, भारतीय मेधा किसी भी परंपरा को हे नहीं मानती, राज्य नहीं मानती, द्वयम दर्जे का नहीं मानती। और आप इसको देख सकते हैं। आप यही वो आधार भूमि है जिसके कारण हम कहते हैं कि दक्षिण से शंकराचार्य चल के उत्तर तक सबको स्वीकार्य है। अगर यह भावना लेकर जो ऊंच नीच का, भेदभाव का, अच्छे बुरे का, सभ्य असभ्य का भाव लेकर शंकराचार्य चले होते तो उनको स्थान नहीं मिलता। तो भारतीय चिंतन परंपरा इस तरह के किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करती। अभी आप लोक में संस्कृति की चर्चा कर रहे थे, तो लोक में संस्कृति के विविध रूप हैं, इस विषय पे हम लोग कुछ आप बताएं। देखिए, जो संस्कृति का मामला है, दरअसल क्या हुआ कि जो हमारी ज्ञान परंपरा थी वो अंग्रेजों के आने के साथ साथ अंग्रेजों को लगा कि भारत पे शासन कैसे करना है, तो उन्होंने दीर्घकाल तक शासन करने के लिए, आप नाम सुने ही होंगे, वहाँ की संसद में बहस हुई है और
उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की हम शिक्षा व्यवस्था को बदल दें, इनका जो वैधानिक अधिष्ठान जब तक नहीं परिवर्तन करेंगे तब तक यहाँ शासन आप नहीं कर सकते। और इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने अध्ययन किए, उनके जितने भी ऑफिसर्स आए थे, जितने भी यूरोपियंस आए, सबने अध्ययन किए, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया। और उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुआ, जैसे हमारा एक सिद्धांत है शादवाद का, जिसने जैसा देखा वैसे ही उसको मान लिया, जबकि ऐसा हमने बताया ऐसा किसी कोई भेद नहीं था। हमारे यहाँ समग्रतावादी दृष्टि है। हमारे यहाँ ये जो आप सुने होंगे गिलहरी प्रयास, जो है ये गिलहरी प्रयास भारत की परंपरा का शब्द है कि हर आदमी अपना गिलहरी प्रयास करता है उसको बेहतर करने की। तो हम लोग यहाँ ऐसी कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं रही है। हम लोग यहाँ मतलब मान के चलिए कि लोक जो है और शास्त्र का द्वंद्व नहीं रहा है, दोनों में बहुत स्मूथली आवागमन रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी लोक परंपराएं हैं और लोक कलाएं हैं। इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमारी मतलब कह सकते हैं चेतना का हिस्सा है, चिंतन का हिस्सा है, हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर विचार किया हुआ है। हम लोग समाज को सावयव इकाई मानते हैं, जीवमान इकाई मानते हैं। समाज कोई निर्जीव इकाई नहीं है, उसमें जीवन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत कमजोर लोगों का समूह भी जब समाज खड़ा होता है बहुत ताकतवर हो जाता है। आप और सब छोड़ दीजिए, जो पशु है, जो जानवर है, एक बंदर है तो डरा सकते हैं, 50 बंदर है तो डरा नहीं सकते। बंदर तो एक ही साइज के हैं, सब मनुष्य से बड़े हैं, लेकिन 50 हो जाएंगे तो डरेंगे नहीं। पशुओं में भी देखें तो समाज एक सावयव इकाई है, और वो सावयव इकाई जब हम कहते हैं तो उसका समाज का भी एक मस्तिष्क होता है, एक मेधा होती है, एक समझ होती है, एक ताकत होती है, और उससे वो समाज संरचना को गढ़ता है। ये जो लोक परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, वो भी देश और काल के अनुसार वहाँ का जो समाज है वो अपने जीवन के जीने के तरीके के लिए या जीवन के अंश के रूप में इन लोक कलाओं का विकास करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा देश काल होता है वैसे ही लोक के गीत होते हैं, लोक कलाएं होती हैं, लोक नाटक होते हैं। कैसे? अब जैसे आप विदेशिया की बात करिए, भिखारी ठाकुर की बात करिए। अब भिखारी ठाकुर का जो समय है, देश और काल, मैंने कहा देश तो वही है, देश में क्या परिवर्तन हुआ कि विदेशी शासन आ गया। काल में परिवर्तन क्या हुआ? काल कैसे बना? जो क्षेत्र दुनिया में एक संदेश देने वाला था, जो पाटलिपुत्र था, उस पाटलिपुत्र की जो आर्थिक समृद्धि थी, जब अंग्रेजों के शासन में वो उनकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, तब वो क्या किए, वहां से पलायन शुरू होता है। और वो जो परिवर्तन है उस लोग के काल का, उस देश का, उसके कारण से विदेशिया नाटक पैदा होता है। तो वो समाज अपने देश काल में हुए परिवर्तन के अनुसार लोक कलाओं का विकास करता है। तो इस तरह से लोक कलाएं अलग अलग आती हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग जो विविधता में एकता की बात करते हैं वो है क्या कि चित्त, जो मूल चेतना है उस समाज के सोचने का जो नजरिया है, जैसा मैंने बताया, आप कोई भी लोक कला उठा के देखिए, सब में आपको आध्यात्मिकता का पुट मिलेगा। कोई भी लोक कला उठाकर देखिए, उस लोक कला का एक ही संदेश है कि जो भौतिकता है, ये जो स्थूलता है, वो नश्वर है। जो भाव है, जो आध्यात्मिकता है, इसीलिए हमारे यहां सबसे अधिक मोक्ष को महत्व दिया गया।
जी। मोक्ष तो भौतिकता में है ही नहीं। मोक्ष तो भाव का विषय है, त्याग का विषय है। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है कि ये जो लोक कलाएं हैं, लोकगीत है, ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए समाज द्वारा। इसके पहले विचार आता है, विचार के पहले चेतना होती है, चिति होती है। चिति ये तय करती है कि किन चीजों को स्वीकार करना है, किन चीजों को अस्वीकार करना है, और जिन चीजों को स्वीकार नहीं करती है चिति हमारे यहाँ अर्थ को उस रूप में नहीं स्वीकार करती। हमारे यहाँ बहुत सुंदर जो आपका 4 पुरुषार्थ है, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, तो इसको एक समझने के लिए बड़ा सुंदर हमारे यहाँ एक चिंतक ने कहा है कि हमारे यहाँ मूल आधार अर्थ धर्म है और चरम जो है मोक्ष है। धर्म और मोक्ष से अनुशासित अर्थ और काम को ही महत्व दिया गया है। जब धर्म का अनुशासन अर्थ और काम पर से हटता है, यानी मोक्ष के मार्ग में स्खलन होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो धर्म ही उस अर्थ और काम को का निषेध करता है। और ये चीज, ये मूल संरचना कर सकते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की, हिंदू परंपरा की मूल संरचना है। और ये मूल संरचना आपको सभी लोक कलाओं में आपको देखने को मिलेगी कि वो स्थूल भौतिकता को नकारते हैं, वो आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हैं। ये आपको सभी लोक कलाओं में देखेंगे। इसीलिए वो मूल चेतना तो एक है, लेकिन देश और काल के परिवर्तन के कारण से उनकी कलाएं अलग अलग विकसित हुई। भारत की सारी आप नृत्य कलाओं को, गीत के कलाओं को, सबको आप देखेंगे तो आप ये विषय आपको देखने को मिलेगा। सर, राष्ट्रीयता में लोक साहित्य का क्या महत्व रहा है? देखिए, इस विषय पर भी बात हो जाए। जब राष्ट्रीयता की बात हम लोग करते हैं तो राष्ट्रीयता में कई चीजें आती हैं। जैसे जो भारत की राष्ट्रीयता है वो सांस्कृतिक चेतना का विषय है, और उसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा का है, जो हमारी चिति है, उसको राष्ट्र की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन पश्चिम का जो नेशन स्टेट आया, पश्चिम के राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा आई, उसके कारण से हमारे राष्ट्र को भी देखने की गलत परंपरा आ गई। हम राष्ट्र को तात्कालिक राजसत्ता द्वारा शासित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है नहीं। तो इसके कारण से भ्रम पैदा होता है। तो जब जब भौगोलिक सीमाएं राष्ट्र को बांधने की कोशिश करती हैं, तब तब जो उसकी चिति है उसका प्रकटन होता है साहित्य में। अब ये साहित्य में जो कर सकते हैं, मुख्य धारा का साहित्य जिसको कहे, जो साहित्य राज्य सत्ता से टकराने की स्थिति में होता है, जिस पर राज्य सत्ता से सीधे संवाद होता है, तो उस साहित्य में उसका प्रकटन कई बार नहीं हो पाता। मैं इसका उदाहरण दूंगा। आप लोग को भी अवसर मिले तो 1857 के मई के अखबार को देखिए। मैं तो भारत मित्र अखबार पढ़ा, मैं दिल्ली गया था और तिरुमूर्ति भवन में लाइब्रेरी में जाकर देखा। मैं खोज रहा था कि 1857 की क्रांति का कहीं जिक्र मिल जाए। 9 मई 10 मई पूरे अखबार में, पूरे मई के अखबार में कहीं एक दो पंक्ति की सूचना तक नहीं थी इतनी बड़ी क्रांति के बारे में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वो अखबार निकल रहे थे उनका सीधा सत्ता से संवाद था। सत्ता का कई बार कर सकते हैं अंकुश था जी। तो सत्ता से संवाद और अंकुश होने के कारण जो मुख्य धारा के साहित्य है उसमें उस स्थिति का प्रकटन नहीं होता है, लेकिन जो लोक है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक कलाएं है, लोक में उस स्थिति का बहुत सुंदर प्रकटन होता है। और ये प्रकटन आप 1857 के आसपास जितने भी लोकगीत हैं, या आज भी बहुत सारे जगहों पर लोकगीत जो अगर पुराने मिल जाएंगे तो आपको उसमें बड़ी ही बेबाकी से, मैं कहूँ बहुत ही गौरव के साथ उसका प्रकटीकरण होता है। इसलिए लोक, मैं कहता हूँ लोक ही राष्ट्र को खड़ा करता है।
जो लोक की चिति है वही राष्ट्र की आत्मा है। इसीलिए आप देखेंगे, आपके सामने उदाहरण है, हमें क्या बताना है, इजराइल तो उदाहरण है इसका। इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं था, इजराइल जैसा कोई देश नहीं था, लेकिन इजराइल राष्ट्र था। वो चिति के रूप में अपने लोगों के अंदर विद्यमान था, उसका प्रकटीकरण लोक में हो रहा था, वहां की जो लोक भाषाओं में या लोगों के अंदर था। इसलिए जब समय आया तो उस चिति ने इजराइल राष्ट्र को खड़ा कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के इतिहास में ऐसा बिरला उदाहरण मिलेगा कि इजराइल के लोग खड़ा होकर के अपने सबसे तीव्र मेधा के व्यक्ति आइंस्टाइन को बुलाते हैं कि आप प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ऐसा किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। सत्ता के लिए इतनी लड़ाइयां हुई हो, लेकिन जब अस्मिता का मामला खड़ा हुआ, चिति जब एकत्रित होती है, चिति का जब प्रकटीकरण होता है, तो इजराइल राष्ट्र खड़ा होता है और इजराइल के लोग अपने एक सर्वोच्च मेधा को आमंत्रित करते हैं। ये चिति है, उसका प्रकटीकरण सिर्फ लोक में होता है। इसलिए राष्ट्रीयता कहे, राष्ट्र के कहे, उस मामले में लोग हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा होता है। सर, आज का आखिरी प्रश्न, जो इस महीने के आखिरी में अखिल भारतीय लोक साहित्य जो लोक रंग का कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम के विषय में क्या योजना है, कैसे वो कार्यक्रम होगा, इस पर थोड़ा विस्तार से आप प्रकाश देखिए। हम लोगों की जो इच्छा थी कि हम लोग साहित्यिक गतिविधियां करते हैं, छोटी छोटी गोष्ठियां करते रहते हैं, उसी क्रम में हुआ कि हम लोग की जो पूरी जो बौद्धिक कार्यकलाप थे, ये कुछ सिमट करके लग गए थे, रह रहे थे। जैसे हम लोग तो आनंद लेते थे साहित्य से, अपनी बातें करते थे। हम लोग जैसे दो लोग भी बात कर रहे हैं, ये बातें होती हैं, लेकिन जब हम मीडिया के माध्यम से इन बातों को समाज में ले जाते हैं, जब इसका समाज में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, तो ये व्यापक परिवर्तन खड़ा करती है। मेरे मन में या हम साहित्यकारों के मन में एक बात आई कि जब लोगों के पास पैसा नहीं था, जब कवियों के पास पैसा नहीं था, कलाकारों के पास पैसा नहीं था, तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आज हम सबके पास पैसा है, तो हम मऊ में एक बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, एक बढ़िया साहित्यिक कार्यक्रम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी को लेकर के और कुछ मित्रों द्वारा जो कभी कभी किसी कार्यक्रम में आ जाते थे, उन्होंने कहा भाई आप लोग कार्यक्रम करते, हम लोग बुलाते तो अच्छा लगता, हम लोग बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम लोग को सूचना नहीं मिल पाती। इसी प्रक्रिया में हम सभी साहित्यकारों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम लोग एक बड़ा आयोजन करेंगे। ये बड़ा आयोजन पूरे आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, जैसे हम अपने वर्ष में एक त्यौहार को मनाते हैं, वैसे ही साहित्यिक और सांस्कृतिक पर्व के रूप में एक दिन हम लोग रखेंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने वर्ष में एक बड़ा आयोजन करने का सोचा, जो 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम 27 और 28 फरवरी को, जिसमें एक दिन यह पूरा कार्यक्रम ही हम लोगों ने उसको नाम ही दिया है अखिल भारतीय भोजपुरी संगम, भोजपुरी साहित्य संगम। तो इसमें पहला दिन हम लोगों ने अखिल भारतीय भोजपुरी कवि सम्मेलन रखा है और दूसरे दिन लोक रंगोत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम लोग जो हमारे 2 लोकगीत हैं, जो धोबियों और गणों, इन दोनों लोकगीतों की प्रस्तुति कराएंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ बच्चे जो नवोदित प्रतिभाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं वो करेंगे। और पहले दिन हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो भोजपुरी के कवि हैं, क्षेत्र में फैले हुए हैं, उनको एकत्रित करके भोजपुरी का एक मंच हम सजा रहे हैं अखिल भारतीय। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रमुख अतिथियों को भी बुलाने की योजना बनाई है, जिनका हम लोग वक्तव्य कराएंगे। तो एक छोटा वक्तव्य होगा, उसके बाद सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम हमारे होंगे, जिसमें हम अपने विषय को खोलने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से भव्य आयोजन है। मैं सबसे सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि लोग आएँ, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। ये हमारी चिति का कार्यक्रम है। इसमें चिति की हमारे प्रकटीकरण होना है और भोजपुरी समाज, भोजपुरी साहित्यिक समाज, भोजपुरी लोक रंग के लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने नया काम किया हुआ है, इसका भी प्रकटन उस दिन होगा। तो मैं सबको उसमें आमंत्रित